अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से बात करेंगे कि स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पूरा चैप्टर जो है वो स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेस के ऊपर ही है। तो अभी उसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होते हैं, कैसे करते हैं स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को, इसके लिए कंडीशंस क्या है। पहले हम बात करेंगे स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन की डिफिनीशन के ऊपर कि व्हाट इज द स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन जो कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं, मगर शर्त यह है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो, तब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं और आपके पास बैलेंस इक्वेशन ना हो, आप नहीं कर सकते। लिहाजा स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन ये हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं ऑन द बेस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डिफिनीशन हम यूं करते हैं कि द कैलकुलेशंस दैट gives us quantitative relationship between reactants and product based on balance chemical equation. That type of calculations are called stoichiometric calculations. अभी stoichiometric calculations यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट को मालूम करना होता है या प्रोडक्ट के बेस पर रिएक्टेंट की अमाउंट को मालूम करना होता है, चाहे वो नंबर ऑफ मोल में हो, चाहे मास में हो, चाहे पार्टिकल्स में हो। कब करेंगे हम, कब कर सकते हैं ये? रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की अमाउंट को कब मालूम कर सकते हैं या प्रोडक्ट के बेस पर रिएक्टेंट की अमाउंट को हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए आप लोगों को कंडीशंस समझना ज़रूरी है कि किस रिएक्शंस के लिए आप लोग स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और कौन सी रिएक्शन के लिए आप लोग स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कंडीशन बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजुअली बच्चे इस कंडीशन को नहीं समझते, तो वो ऐसी रिएक्शन के लिए भी ये कैलकुलेशन करते हैं जो उसके लिए ये शर्ती ना हो। पहला कंडीशन ये है कि स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन नॉट डन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उसके लिए आप लोगों ने स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। आप रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते या प्रोडक्ट की बुनियाद पर रिएक्टेंट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जो कि दूसरा कंडीशन है इसकी। दूसरा कंडीशन इसकी ये है कि स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन आप तब कर सकते हैं जब वहां पर क्या चीज हो, ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो नहीं होता, सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं की जाती। ये हो गया है आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन वो कौन सा रिएक्शन है जिसके लिए स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे? वो ये है कि जब आपके पास इक्वेशन बैलेंस ना हो, रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर ना हो, तो उसके लिए भी आप लोग स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो तीसरा, नॉट डन फॉर इम्बैलेंस रिएक्शन, उसके लिए भी आप लोग नहीं कर सकते स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये हो गए हैं इनकी कंडीशंस कि स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन को कैसे, कौन सी रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इसके ऊपर एग्जांपल करूंगा कि कैसे मैं किसी रिएक्शन के लिए कर सकता हूं, कैसे मैं किसी रिएक्शन के लिए ये नहीं कर सकता। अभी इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंडीशन के बाद कि स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन का मेथड क्या है, स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन को कैसे किया जा सकता है, स्टेप कौन से हैं
जब हम स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट की बुनियाद पर प्रोडक्ट को मालूम करना है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को मालूम करना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या करना होता है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। जब भी आप लोग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ता है। दूसरा कंडीशन, स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट मास में गिवन है तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो ताकि आसानी से हो सके। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपके पास अगर रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो और वो मास में गिवन हो तो आपने पहले उसको कन्वर्ट करना होता है, किस चीज में, मोल में कन्वर्ट करना होता है। तीसरा स्टेप क्या है स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त, तीसरा स्टेप ये है कि आपको जो नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है आपसे पूछे गए हैं फिर उसको कैलकुलेट करना होता है। किस मेथड के थ्रू, उसको कहा जाता है कन्वर्जन फैक्टर या इक्विवेलेंसीज। इक्विवेलेंसीज या कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना होता है स्टेप नंबर 3 में। तो फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। हाउ, थ्रू कन्वर्जन फैक्टर या इक्विवेलेंसीज, इसके थ्रू आपने थर्ड स्टेप करना होता है। इक्विवेलेंसीज की या कन्वर्जन फैक्टर की ऊपर बात करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, यहां पर हमने बात की कि हमने नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना होता है बाय मीन ऑफ व्हाट, कन्वर्जन फैक्टर। तो अभी व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर ये असल में इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जिसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम कन्वर्जन फैक्टर को क्या कहेंगे, दीज आर इक्विवेलेंसीज which gives us a straightforward way to calculate the number of mole of reactant या number of mole of product from balanced chemical equation. So ये क्या चीज है, इक्विवेलेंसीज है that used to calculate number of moles of reactant या product based on balance chemical equation. That equivalencies are called conversion factor. मसलन मैं इसको लिखता हूं कि कैसे, मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर ले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो इससे 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। अभी इस रिएक्शन को हमने पुट करना है किस चीज में, कन्वर्जन फैक्टर में हमने इसको पुट करना है इस रिएक्शन को। कन्वर्जन फैक्टर में इस रिएक्शन को कैसे पुट करेंगे, बैलेंस इक्वेशन मौजूद है, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कहें, देख लीजिए कि 2 मोल हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले, मैंने ऑक्सीजन के अमाउंट के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने कहा 2 मोल हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये आपको 2 मोल वाटर दे सकते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर में हम यूं लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास 2 मोल हाइड्रोजन हो तो ये तकरीबन आप लोगों को दे सकते हैं कितने, 2 मोल वाटर दे सकते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन लिख लिया है क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर असल में इक्वेशंस है। अभी दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले, अभी मैंने हाइड्रोजन की अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया, 1 मोल ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये आपको 2 मोल वाटर दे सकते हैं। लिहाजा ऐसे भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास हाउ मेनी मोल,
अगर आपके पास 1 मोल क्या चीज हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो, तो ये आपको तकरीबन दे सकते हैं कितने, 2 मोल वाटर दे सकते हैं। ये भी मैंने इक्वेशन में लिखा। अभी इसके बाद तीसरा हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि अगर आपने 2 मोल वाटर बनाना है तो उसके लिए आपको 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है। तो अभी क्या है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन मौजूद है और उससे आपने बनाना होता है 2 मोल वाटर, तो इसी 1 मोल ऑक्सीजन के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। अभी यहां पर मैंने जो इक्वेशंस लिखे हैं, मैंने इस रिएक्शन को जो पुट किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इसी इक्वेशंस को, इसी इक्विवेलेंसीज को हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं, जिससे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह तरीकाकार हमारा क्या चीज था कि हम स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होता है, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है, फिर अगर हमें मास में रिएक्टेंट गिवन हो या प्रोडक्ट गिवन हो उसको आपने मोल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड चाहे रिएक्टेंट के हो प्रोडक्ट के हो वो कैलकुलेट करने हैं, मगर यूज करना है किस चीज को, कन्वर्जन फैक्टर या इक्विवेलेंसीज को यूज करना है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होते हैं, ये इक्वेशंस है जिसके जरिए आप नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर आपके पास बैलेंस इक्वेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी बुनियाद पर ही आप लोग कन्वर्जन फैक्टर कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर पहला स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, और पहला कैलकुलेशन जो है हमने टाइप्स में पढ़े थे वो है मोल मोल कन्वर्जन है। मोल मोल कन्वर्जन करते हैं, ये स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का पहला किस्म है। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का पहला किस्म है। मोल मोल कन्वर्जन में क्या होता है, इसमें आप लोगों को एक एंटिटी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसके नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे, और दूसरी एंटिटी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब यह है कि इसमें हम नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं, एक से दूसरे को कैलकुलेट करना पड़ता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए अगर आप इसकी डिफिनीशन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मोल मोल कन्वर्जन असल में ये इंटर कन्वर्जन है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, क्योंकि रिएक्टेंट गिवन होगी उससे प्रोडक्ट को मालूम करना होता है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो प्रोडक्ट गिवन हो रिएक्टेंट को मालूम करना होता है, तो लिहाजा इसमें इंटर कन्वर्जन किया जाता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में। तो इसके डिफिनीशन में हम यूं लिखते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज है, ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इस कैलकुलेशन की खासियत यह है कि इसमें आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो भी मोल में होगा, और जो आपसे पूछा जाएगा वो भी मोल में पूछा जाएगा। मास इसमें नहीं होगा, गिवन और रिक्वायर्ड दोनों मोल में होंगे। जिस तरह की इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया है कि हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है। इन्होंने कहा है कि अगर आप ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ पोटेशियम क्लोराइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इन्होंने ये इक्वेशन पहले बयान किया है जिसमें इन्होंने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के ऊपर बात की है कि ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सिंपली पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज किया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने सवाल किया है, सवाल ये है कि अगर हमें 10 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कितने मोल पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड होंगे। अगर हमने कितने मोल प्रोड्यूस करना है, 10 मोल को प्रोड्यूस करना है, तो कितने मोल पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड होंगे। तो देख लीजिए, इसका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने फॉर्मेशन करनी है किस चीज की, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करनी है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट
ये कितनी रिक्वायर्ड होंगी। अभी इसी स्टेप्स की थ्रू आते हैं। पहले स्टेप में हमने लिखना होता है क्या चीज, बैलेंस इक्वेशन। ये स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट की बुनियाद से रिएक्टेंट को अभी मालूम करना है, क्योंकि गिवन डेटा में प्रोडक्ट गिवन है और हमने रिएक्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो अभी पहले स्टेप में हम इस रिएक्शन के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। और बैलेंस इक्वेशन कैसे है कि पोटाशियम क्लोरेट है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज हो जाता है तो इससे 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इस इक्वेशन में हमने रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। देख लीजिए, हमें गिवन है ऑक्सीजन और इक्वेशन में ऑक्सीजन प्रोडक्ट में गिवन है। हमसे पूछा गया है अबाउट द पोटाशियम क्लोरेट और ये यहां पर रिएक्टेंट में गिवन है। इस कैलकुलेशन में पोटाशियम क्लोराइड का कहीं जिक्र ही नहीं है, लिहाजा हम इसे कंप्लीटली इग्नोर कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन में पहले हमने केमिकल इक्वेशन को लिख लिया है, फिर हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमसे मांगा गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि मास को कन्वर्ट करना है मोल में। हालांकि हमें तो ये दोनों मोल में गिवन भी है, पूछा गया भी मोल में है, लिहाजा हमें स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं है। अभी स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं, वहां पर हम किस चीज को यूज करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर को। इसको गौर कर लीजिए, क्योंकि मैं कन्वर्जन फैक्टर को कैसे यूज करता हूं मैं वो स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्जन फैक्टर है और इसको मैंने इस्तेमाल करना है कन्वर्जन फैक्टर को। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब यह है कि मैंने इस रिएक्शन को इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो इक्वेशन का जो पहला स्टेटमेंट होगा, पहला इक्वेशन होगा, वो आप इसी बैलेंस इक्वेशन से उठाएंगे। बैलेंस इक्वेशन में आपको कहते हैं कि अगर आपके पास 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हो, 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक, तो ये 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस करेगा कितना, 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। पहला इक्वेशन मैंने लिया है कन्वर्जन फैक्टर का, पहला इक्वेशन मैंने लिया है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी दूसरा इक्वेशन मैं लूंगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में मुझे क्या बताया गया है, मुझे बताया गया है कि ठीक है, अभी 10 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल पोटाशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड है। कन्वर्जन फैक्टर में पहला इक्वेशन फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा मैंने लिया है फ्रॉम द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको वही की नीचे लिख लिया है, जो चीज अननोन है उसको वही की नीचे लिख लिया है, उसी चीज की नीचे लिख लिया है। एक्स लिख लिया, पोटाशियम क्लोरेट को मालूम करना है, लिहाजा मैंने इसको यहां नीचे लिख लिया है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहां इसी 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है विद द x और इसी 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है विद द 10। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये ऐसे आ जाएगा। अभी मैंने x को यहीं पर रहने देना है और 3 को उस साइड पर कन्वर्ट करना है। 3 को मैं यहां पर भी डिवाइड करूंगा और यहां पर भी डिवाइड करूंगा। तो यहां पर अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा, यहां पर भी 3 को डिवाइड करूंगा, ये एक दूसरे के साथ खत्म, ये एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगे। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, शाबाश, कि x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3, जिससे आ जाएगा अराउंड अबाउट 6 पॉइंट समथिंग हो, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अभी अगर आपको यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल गिवन हो तब भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। जिस तरह की ये मैंने किस चीज की, ऑक्सीजन की गिवन थे, पोटाशियम क्लोरेट की गिवन नहीं, तो मैंने ये कर लिए हैं। अभी मैं दूसरा स्टेप ये कर लेता हूं कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट गिवन हो, सपोज मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास क्या चीज है, इस क्वेश्चन में मुझे कहा जाए कि आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को मालूम करना है। पहले मैं क्या चीज, प्रोडक्ट गिवन थी, रिएक्टेंट को मालूम करना था।
अभी हमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 10 मोल क्या चीज गिवन हो, पोटाशियम क्लोरेट गिवन हो। इस दूसरे आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है रिएक्टेंट और हमने मालूम करना है इसे प्रोडक्ट। लिहाजा इस किस्म के क्वेश्चन में भी हमने इन्हीं को लेकर कन्वर्जन फैक्टर में पुट करना है। कन्वर्जन फैक्टर का पहला जुमला आपने लेना होता है, पहला इक्वेशन आपने लेना होता है यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर आप लोगों के पास 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हो तो इससे प्रोड्यूस होगा 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन। अभी अगर मेरे पास 10 मोल हो, 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हो तो फिर ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा। पहले में हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट गिवन था, रिएक्टेंट को मालूम करना है। अभी दूसरे में रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट को मालूम करना है। तो स्टेप वही होगा कि यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अभी 2 को मैं इस साइड पर भी डिवाइड कर लूंगा, 2 को मैं इस साइड पर भी डिवाइड कर लूंगा। तो यहां पर ये 2 जो है, ये 2 इसी 2 के साथ कैंसल, इसी तरह ये 2 1 और इसी तरह ये 10 जो है ये हो जाएगा क्या चीज, 10 जो है ये हो जाएगा 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा x जो है ये 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक हमने पहले कन्वर्जन को किया है और पहला स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या चीज था, मोल मोल कन्वर्जन था। और मैंने दूसरे एग्जांपल स्पीक किए हैं, प्रोडक्ट गिवन हो रिएक्टेंट को कैसे मालूम करें, रिएक्टेंट गिवन हो प्रोडक्ट को कैसे मालूम कर ले, दोनों कर लिए हैं मैंने कि कैसे करेंगे आप लोग। सिर्फ इसी स्टेप्स का ख्याल रखिए कि कैसे करना होता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दूसरे स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे जिसमें एक मोल मास है और उसके साथ साथ मास है और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस है, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।